नमस्कार। मैं कुलदीप बागड़ी हाजिर हूँ फिर से आपके सामने। देखिए, मैंने आपसे वादा किया है कि राजस्थान स्टडी जोन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है और जिसका एग्ज़ाम 2 नवंबर को होने वाला है, उसके लिए आपको 15,000 प्रश्न जो है वो क्या कि आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजस्थान स्टडी जोन पे करवाए जाएंगे। उसी क्रम में देखिए, कल हमारी क्लास हुई थी। आज जल्दी से आप जुड़ जाइए। मनीषा जी प्रजापत हमसे जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आपको बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, पहला प्रश्न जो है वो स्क्रीन पर आने वाला है और जल्दी से आपको कमेंट देना है कि उसका सही आंसर क्या होगा। ये जो क्लास होगी ये उसी स्टैंडर्ड की क्लास होगी जिस स्टैंडर्ड के प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको ये पता है कि लैब असिस्टेंट का जो पिछले वाला पेपर था, उससे पिछले वाला पेपर था, जो भी था, उसमें प्रश्न जो बड़े स्टैंडर्ड लेवल के आए थे। तो देखिए, जॉन बनेगा डॉन, नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। हर हर महादेव। चलिए, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आने वाला है। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है उसका उत्तर क्या होगा, क्या होगा उसका आंसर। जल्दी से आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। हाँ, ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न क्या है कि भौतिक विभाजन के दृष्टिकोण से गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियां हैं वो किसका भाग मानी जाती हैं। देखिए, गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर हैं? वो मेघालय राज्य के अंदर हैं। सबसे पहले तो आपको इस प्रश्न को समझने के लिए ये पता होना चाहिए कि ये पहाड़ियां कहां पर हैं। तो ये पहाड़ियां मेघालय राज्य के अंदर हैं। गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं, जो सबसे ज्यादा वर्षा वाले स्थान है मोहसिन राम और चेरापूंजी जैसे स्थान, वो इन्हीं पहाड़ियों के अंदर है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये पहाड़ियां किसका भाग मानी जाती है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: हिमालय पर्वत, गंगा के मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय भारत और तटीय प्रदेश। जल्दी से कमेंट करिए कि ये जो गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं ये किसका भाग मानी जाती हैं जो मेघालय राज्य के अंदर है। ये हिमालय पर्वत का भाग है या गंगा के मैदानी भाग का, प्रायद्वीपीय भारत का है या तटीय प्रदेश का है। जी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, याद रखिए, प्रायद्वीपीय भारत। इसका सही आंसर होगा प्रायद्वीपीय भारत। देखिए, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां जो हैं ये मेघालय में हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई उधर से हिमालय का पार्ट होंगी, लेकिन याद रखिए, गारो, खासी और जयंतिया जो हैं वो मेघालय राज्य में हैं। याद रखना, ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग मानी जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत का भाग मानी जाती है गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं। तो आपको इनके बारे में याद रखना है कि गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं वो मेघालय राज्य में हैं और प्रायद्वीपीय भारत का भाग मानी जाती हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न यह है कि लेह से मनाली जाने के लिए मार्ग में कौन कौन से दर्रे आते हैं। यानी कि लेह से अगर मनाली जाना है, लेह कहां पड़ता है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। और मनाली कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो आपको यह बात बतानी है कि अगर लेह से मनाली जाना हो तो हमें कौन से दर्रे से जाना होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर हमें लेह से मनाली जाना है तो कौन से दर्रे से जाना होगा। तो याद रखना, लेह से मनाली जाने के लिए सबसे पहले जो है वो रोहतांग दर्रा आएगा और उसके बाद बड़ा लाचला दर्रा आएगा। तो यानी कि सबसे पहले लेह से अगर मनाली जाएंगे, लेह कहां पर है? लेह याद रखिए लद्दाख के अंदर है, जो केंद्र शासित प्रदेश है। और बड़ा लाचला कहां पर है? बड़ा लाचला याद रखिए, सॉरी, लेह कहां पर है? लेह जो है वो याद रखना लद्दाख में है। मनाली कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो लेह से अगर मनाली जाएंगे तो सबसे पहले याद रखना रोहतांग दर्रा, सबसे पहले बड़ा लाचला दर्रा आएगा और फिर रोहतांग दर्रा आएगा। तो इसमें से आंसर जो है वो सही हो जाएगा। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है
कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। एक तरफ आपको दर्रे दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। तो कौन सा दर्रा कहां पर है आपको बताना है। क्या बनिहाल दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, या फिर खारदुंगला दर्रा लद्दाख में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, या जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। जॉन बनेगा डॉन कह रहे हैं गलत हो रहे हैं आते आते। बिल्कुल चाची, अभी आप अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो भविष्य में फिर कभी गलत नहीं होंगे। आप लगातार जुड़े रहिए, आपको मैं 15,000 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी करवाने वाला हूं। इसकी मैं पीडीएफ भी दे दूंगा आपको। और देखिए इवनिंग में हमारा राजस्थान जीके चल रहा है, अभी जो है ये 15,000 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी चल रही है। आपका जो है 100% सिलेक्शन जो हो जाएगा, याद रखिए लैब असिस्टेंट के अंदर। आप लगातार जुड़े रहिए। तो इसमें कौन सा गलत है जल्दी से आपको बताना है। देखिए सबसे पहले हम बात करें बनिहाल दर्रे की, तो बनिहाल दर्रा जो है वो याद रखना श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग प्रदान करता है। बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग प्रदान करता है। तो ये कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, याद रखिए ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये कहां पर है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। बनिहाल दर्रा जो है, खारदुंगला दर्रा लद्दाख में है, याद रखना, जो विश्व का सबसे ऊंचा जो है मोटर वाहन चलाने वाला दर्रा है। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने वाला दर्रा जो है वो याद रखिए खारदुंगला दर्रा है, ये लद्दाख में है। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड के अंदर है, और जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम के अंदर है। तो इसमें ए जो है वो असंगत है, क्योंकि याद रखना बनिहाल दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यह जम्मू कश्मीर के अंदर है। और ये किसको किससे जोड़ता है, अगर हमें जम्मू से श्रीनगर जाना है तो उसके लिए नवीन मार्ग प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न जो है वो स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न ये है, अभी अभी हमने खारदुंगला दर्रे की बात की थी, खारदुंगला दर्रे की बात की थी। देखिए मैंने आपको बताया था कि खारदुंगला दर्रा जो है वो कहां पर है, लद्दाख के अंदर है। और ये जो खारदुंगला दर्रा है 18,380 फीट ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा जो है वो खारदुंगला दर्रा है। तो इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खारदुंगला दर्रा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यह सही बात है क्या। तो आज आपको यही याद हो जाना चाहिए कि खारदुंगला दर्रा जो है वो याद रखना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। उसके बाद आता है खारदुंगला दर्रे की ऊंचाई जो है 18,380 फीट है। बिल्कुल ये 18,380 फीट ऊंचा है खारदुंगला दर्रा जो है। खारदुंगला दर्रा लेह से नुब्रा घाटी को जोड़ता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। खारदुंगला दर्रा लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। तो इसमें ये तीनों ही वाक्य करेक्ट है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, तो याद रखिए इसमें द सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों बातें सही हो जाएंगी। इसमें द सही हो जाएगा। जिसने भी इसका द आंसर दिया है उसका करेक्ट है, याद रखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न वही दर्रों के संबंध में ही है। एक तरफ दर्रा दिया है, दूसरी तरफ याद रखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए हैं। और इसमें क्या क्या बताया गया है कि इधर दर्रा दिया गया, पीर पंचाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है क्या, या नीति दर्रा उत्तराखंड में है, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, या फातुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें कौन सा सही है जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट करिए। देखिए
बिल्कुल पीर पंजाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अगर इसकी देखें हम, पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। नीति दर्रा जो उत्तराखंड में है। बोमडिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन याद रखना फातुला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। फातुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये लद्दाख के अंदर है, याद रखिए। फातुला दर्रा जो है वो कहां पर है? वो लद्दाख के अंदर है। तो इसमें दे जो है वो सही हो जाएगा। दे इसमें याद रखना सुमेलित नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा, क्योंकि फातुला दर्रा लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है फातुला दर्रा। और फातुला दर्रा जो है इसके बारे में याद रखना कि ये कारगिल को लेह से जोड़ता है। अगर आपसे कोई पूछे कि फातुला दर्रा किसको जोड़ता है, तो ये कारगिल जो है उसको लेह से जोड़ने का काम करता है। ये लद्दाख के अंदर है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है इसमें। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो याद रखना एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे आपसे, लैब असिस्टेंट की एग्जाम में। तो आप जो है, मैं उसी स्टैंडर्ड के प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप अभी से जुड़ते हैं और मेरे 15,000 प्रश्न आप सही करते हैं तो आपको लैब असिस्टेंट से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आपको रुकना पड़ेगा, आपको क्या की मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रुकना आपको पड़ेगा। और देखिए, जब भी आपके हौसले कमजोर होने लगे तो आप ये सोचना कि भाई आपने, जब आप में दम नहीं था तो आपने ऐसा सपना लिया ही क्यों था। तो देखिए, आपको रुकना जरूर है। जब भी हौसले कमजोर पड़े, आपके पढ़ाई से मन नहीं लगे, तो आप एक बात जरूर सोचना उस वक्त कि आपने उस सपने को सोचा ही क्यों, आपने उस सपने को लिया ही क्यों, जब वहां तक पहुंचने का आप में दम नहीं था। तो इसलिए याद रखना, आपको लगातार जुड़े रहना है। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी काल सुबाई है। दक्कन का पठार है कहां पर? तो याद रखिए, दक्कन का पठार कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। और वहां की सबसे ऊंची चोटी काल सुबाई है। यह बात सही है क्या? आपको इसमें देखना है। दूसरी है, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। क्या यह बात सही है? और तीसरा है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप आपके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं। जी, आप याद रखिए, सबसे पहले हम बात करें, दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी काल सुबाई है। अगर ऐसा प्रश्न आता, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दक्कन का पठार कहां पर है? दक्कन का पठार याद रखिए महाराष्ट्र के अंदर है। पहली बात आप देखिए, दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है और दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी काल सुबाई है। और काल सुबाई की ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो 1646 मीटर है। काल सुबाई की ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर है। और याद रखना, यह दक्कन के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दक्कन का पठार कौन से स्टेट में है? तो याद रखिए, दक्कन का पठार महाराष्ट्र के अंदर है। दूसरा प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार कहां पर फैला हुआ है? छोटा नागपुर का पठार जो है वो झारखंड और पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। याद रखिए, खनिजों की प्रधानता के कारण इस छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूहर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूहर प्रदेश किसको बोलते हैं? तो छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। और इस कहां पर है छोटा नागपुर का पठार? तो झारखंड और पश्चिमी बंगाल में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। बिल्कुल करेक्ट बात है, इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। याद रखिए, 1365 मीटर ऊंची है ये पारसनाथ कितनी ऊंची है? तो याद रखना, 1365 मीटर ऊंची है। और ये जो पारसनाथ है, ये है कहां पर? ये झारखंड के अंदर है। और ये छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद बात करें हम सतपुड़ा पर्वतमाला की, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और धूपगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। धूपगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश में है।
और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। तो इसमें तीनों ही कथन जो हैं वो सत्य हैं, तीनों ही कथन सत्य हैं। तो 1, 2 और 3 इसमें द सही हो जाएगा, याद रखिए इसमें द जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है और जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि मिनिकोय द्वीप का निर्माण किससे हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से आप बताइए मिनिकोय द्वीप का निर्माण किससे हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार से, प्रवाल भित्ति से, प्रवाल भित्ति से, ये प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति। तो आपको बताना है कि मिनिकोय द्वीप का निर्माण किससे हुआ है। भाई ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, या प्रवाल भित्ति से हुआ है, या कटक के निर्माण से हुआ है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप। मनीषा जी ओके @ओके, जॉन बनेगा डॉन, कमेंट कीजिए जल्दी से। ऐसा देखिए मिनिकोय द्वीप है कहां पर, मिनिकोय द्वीप जो है वो लक्षद्वीप समूह में है। आपको बता दूं जैसे ये भारत वाला हिस्सा है, यहां पर इस तरीके से भारत वाला हिस्सा जो है ये जो भारत वाला हिस्सा है इसमें इधर की साइड जो द्वीप फैले हुए हैं इसको बोलते हैं, याद रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इधर जो द्वीप फैले हुए हैं बंगाल की खाड़ी में, इधर ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, अरब सागर में जो द्वीप हैं उसको बोलते हैं लक्षद्वीप समूह है। इसको क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप समूह है। और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं उसको याद रखिए बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किससे निर्मित है, ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। जबकि लक्षद्वीप समूह किससे निर्मित है, तो लक्षद्वीप समूह याद रखिए प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित है। तो अगर कोई भी लक्षद्वीप समूह का द्वीप आपसे पूछता है तो आपको क्या बताना है, प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप कोई पूछता है तो आपको क्या बताना है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। तो अब मैंने आपको क्या पूछा है, मैंने आपको यह पूछा कि मिनिकोय द्वीप का निर्माण किससे हुआ है। तो मिनिकोय द्वीप जो वो कहां पर आता है, मिनिकोय द्वीप लक्षद्वीप समूह में आता है। याद रखिए मिनिकोय द्वीप जो है वो लक्षद्वीप समूह में आता है। और ये जो मिनिकोय द्वीप है लक्षद्वीप समूह में आता है, तो इसका मतलब ये किससे निर्मित है, प्रवाल भित्तियों से या ज्वालामुखी क्रिया से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। देखिए इन प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप हमारी डिस्क्रिप्टिव क्लास देखेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्लास में एक एक चीज को लिखा लिखा कर बताया गया है। डिस्क्रिप्टिव क्लास में आपको बहुत ही लिखा लिखा कर बताया गया है, वहां पर आप जाकर देखिए और फिर यहां प्रैक्टिस कीजिए, आपका बहुत शानदार जो है आपकी तैयारी हो जाएगी। तो देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और अगला प्रश्न जो है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन लघु हिमालय का एक भाग है। निम्नलिखित में से कौन लघु हिमालय का एक भाग है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन लघु हिमालय का एक भाग है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक बात याद रखिए कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय फैला हुआ है। ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं, कैराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कैराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, इनको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय, इसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय। उसके बाद यहां पर आता है वृहत हिमालय, लघु हिमालय,
और याद रखिए शिवालिक हिमालय। तो इस प्रकार से ये जो फैला हुआ है, याद रखना ये कैराकोरम, 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 ये वाला लद्दाख, ये जास्कर और ये कैलाश, इन चारों को हम क्या बोलते हैं? इन चारों को हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। याद रखिए, इसमें इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ट्रांस हिमालय बोलते हैं। याद रखिए, ट्रांस हिमालय हिमालय में है क्या? ट्रांस हिमालय हिमालय में नहीं है, ट्रांस हिमालय अलग है। याद रखना, बीजी अंबेडकर, ए आएगा महाभारत श्रेणी। बिल्कुल सही है, आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है, महाभारत श्रेणी इसका सही आंसर होगा। याद रखिए, ये वाला जो आता है फिर वरहत हिमालय आता है, वरहत हिमालय जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, ये वाला जो है वो लघु हिमालय है, और लघु हिमालय से नीचे जो है वो याद रखिए शिवालिक आता है, शिवालिक हिमालय। याद रखना आपको, हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं, हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं, वरहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। और ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं, कैराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। याद रखिए, महाभारत पर्वत श्रेणी किसमें है? आपके लघु हिमालय में है। महाभारत पर्वत श्रेणी हिमालय कहां पर है? तो आपको बताना कि लघु हिमालय में है। और ये कौन से देश में है? ये नेपाल देश के अंदर है। याद रखिए, महाभारत पर्वत श्रेणी कहां पर है? नेपाल देश में है। और ये कौन से हिमालय में है? तो आपको बताना है कि ये महाभारत श्रेणी जो है वो याद रखिए लघु हिमालय में है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को बढ़ते हुए क्रम में बताइए। बढ़ते हुए क्रम में बताना है। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को बढ़ते हुए क्रम में बताइए। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें इन चोटियों की, तो सबसे पहले दोदा बेटा की बात करते हैं। दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। दोदा बेटा की ऊंचाई है 2637 मीटर। पारसनाथ की ऊंचाई है 1365 मीटर। अनाईमुडी की ऊंचाई है 2695 मीटर। और धूपगढ़ की ऊंचाई है 1350 मीटर। देखिए, आपको बता देता हूं कि दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और दोदा बेटा 2637 मीटर ऊंची है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि ये जो दोदा बेटा है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आपसे कोई पूछ ले कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी याद रखिए दोदा बेटा है। यह नीलगिरी पर्वतमाला के अंदर है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर बात करते हैं पारसनाथ की। पारसनाथ की ऊंचाई है 1365 मीटर। यह झारखंड के अंदर है और याद रखना छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ की चोटी है, 1365 मीटर ऊंची है। इसके अलावा अनाईमुडी जो है ये 2695 मीटर ऊंची है। और ये जो अनाईमुडी है ये याद रखना दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई पहाड़ी की चोटी है, ये अन्नामलाई पहाड़ी पर है और ये सबसे ऊंची चोटी है दक्षिणी भारत की। बीजे अंबेडकर ने लिख दिया, बिल्कुल सही बात आपकी। और धूपगढ़ की बात करें 1350 मीटर ऊंची है और याद रखना ये सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, महादेव पर्वत पर है, 1350 मीटर ऊंची है धूपगढ़ जो है। और इसी के नीचे एक पर्यटन स्थल भी है, उसका नाम आपको बताना है। गरिमा जी सैनी हमसे जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत नमस्कार गरिमा जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए भाई, बढ़ता क्रम बताना है आपको, बढ़ते हुए क्रम में।
तो सबसे पहले धूपगढ़, यानी कि 4 2 1 3, 4 2 1 3 इसका सही हो जाएगा। मतलब ए, मनीषा जी प्रजापत ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। 4 2 1 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया मनीषा जी प्रजापत ने। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? बीजी अम्बेडकर ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया था, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश राज्य का नहीं है? सिपकिला दर्रा, वुग्याल, रोहतांग और बड़ा लाचला। जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, देखिए सिपकिला दर्रा जो है, अगर हम की बात करें, बिल्कुल सही है, वुग्याल नहीं है। सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचला तीनों हैं हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल सही है। गरिमा जी सैनी ने भी बहुत सही आंसर दिया है। देखिए सिपकिला दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में ही है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सतलज नदी का प्रवेश भारत में कौन से दर्रे से होता है, तो आपको आज याद हो जाना चाहिए कि सतलज नदी का प्रवेश भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर इसी सिपकिला दर्रे से होता है। सह से सतलज नदी और सह से सिपकिला दर्रा, ऐसे याद रख लीजिए आप। तो सतलज नदी का प्रवेश किससे होता है? तो बिल्कुल सही है, बीजी अम्बेडकर साहब ने लिखा है कि बड़ा लाचला चिनाब के पास से चिनाब निकलती है, रोहतांग से व्यास रावी नदी निकलती है। हाँ, दूसरा देखिए वुग्याल क्या है? वुग्याल क्या है याद रखिए, जो उत्तराखंड है उस उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ी ढलान है वहां पर घास के मैदान पाए जाते हैं और उन घास के मैदानों को वुग्याल के नाम से जाना जाता है। देखिए रोहतांग ये भी कहां पर है? इसी हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचला भी हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? वुग्याल नहीं होगा, क्योंकि वुग्याल क्या है? उत्तराखंड के पहाड़ी ढलानों में घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको वुग्याल या फिर पयार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित भौतिक भागों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताना है आपको। आपके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से बताइए। देखिए आपके लैब असिस्टेंट का पेपर होगा, उसमें इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, ऐसा ही उनका जो प्रश्न पूछने का तरीका होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप जुड़े रहे, 15,000 प्रश्नों की सीरीज में इस पे करवाने वाला हूं। 15,000 ज्योग्राफी के 15,000 प्रश्नों की सीरीज करवाने वाला हूं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप जुड़े रहते हैं तो लैब असिस्टेंट का पेपर होगा 2 नवंबर को, और दिसंबर में याद रखिए नेट का पेपर भी होगा। तो यही बातें आगे नेट के पेपर में भी आएंगी, तो आपका नेट भी निकल जाएगा। अगर आप एमए के स्टूडेंट हैं तो आपका नेट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लैब असिस्टेंट के जस्ट 1 महीने बाद ही दिसंबर में आपका नेट का पेपर भी होने वाला है, तो उसमें भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो इसका सही क्रम आपको बताना है, जल्दी से बताइए आप। निम्नलिखित भौतिक भागों को उत्तर से दक्षिण में सजाइए। तो इसमें देखिए सबसे पहले विंध्याचल पर्वतमाला है, सबसे पहले विंध्याचल पर्वतमाला है।
विंध्याचल पर्वतमाला याद रखिए भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। प्रश्न आ जाए भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली पर्वतमाला कौन सी है, तो भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली पर्वतमाला जो है जी, हर्षिता जी राठौड़, बहुत बहुत नमस्कार आपको, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। सबसे पहले देखिए विंध्याचल पर्वतमाला है जो भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। उसके बाद में हम नीचे देखें तो नर्मदा नदी बहती है, अरब सागर में गिरती है। उसके बाद में सतपुड़ा है और फिर उसके बाद ताप्ती है। तो विंध्याचल एक नंबर पे आ जाएगा। विंध्याचल के बाद में दो नंबर पे नर्मदा, इसके अलावा फिर तीन नंबर पे सतपुड़ा और चार नंबर पे ताप्ती। तो क्या हो जाएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 ये हो जाएगा, याद रखिए। क्योंकि सबसे पहले विंध्याचल है, विंध्याचल से नीचे कौन सा आएगा, नर्मदा, नर्मदा से नीचे कौन सा, नर्मदा से नीचे कौन सा आएगा, तो याद रखना सतपुड़ा, और सतपुड़ा से नीचे कौन सा आएगा, तो याद रखिए ताप्ती। तो इसका सही हो जाएगा 4 1 2 3। गरिमा जी सैनी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। गरिमा जी को मैं देखता हूं कि शाम को जब राजस्थान जीके की क्लास होती है उसमें भी इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है और सारे प्रश्नों के उत्तर जो वो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अभी भी बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है, आपको बताना है, बहुत अच्छा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है कि ये जो पठार दिए हुए हैं इनको घटते हुए क्रम में बताना है। मैं जब तक चाय पीता हूं आपको जो है इनके आंसर बताने हैं, और मैं आपके लिए भी चाय भेज रहा हूं, याद रखिए मैंने चाय की व्यवस्था कर दी आपके लिए भी। जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ, निम्नलिखित पठारों को घटते हुए क्रम में बताना है। दक्कन का पठार, मेघालय का पठार, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। इसमें सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो देखिए इन पठारों की बात करें तो दक्कन का पठार है, इसका क्षेत्रफल हम देखें तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है और ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दक्कन का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वहीं मेघालय के पठार की बात करें तो 22,429 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, याद रखिए मेघालय का पठार मेघालय राज्य के अंदर फैला हुआ है जहां पर गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं। मालवा के पठार की हम बात करें तो याद रखना 81,767 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में मालवा का पठार जो है वो, याद रखिए मध्य प्रदेश के अंदर फैला हुआ है। और छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो 65,509 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो वो झारखंड और पश्चिमी बंगाल में है। छोटा नागपुर का पठार कहां पर है, याद रखिए झारखंड व पश्चिमी बंगाल में है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 65,509 वर्ग किलोमीटर है। मालवा का पठार कहां पर है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश के अंदर है, एमपी में है। मालवा का पठार 81,767 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दक्कन का पठार कहां पर है, तो याद रखिए महाराष्ट्र के अंदर है। दक्कन का पठार कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। और याद रखना 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और मेघालय का पठार आपको पता है मेघालय में है जो 22,429 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो आपको बताना है कि इसको घटते हुए क्रम में बताना है। तो एक के बाद यानी कि दक्कन का पठार सबसे बड़ा है, एक, और फिर कौन सा हो जाएगा, फिर मालवा का पठार हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2।
तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? 1 3 4 2। बीजी अंबेडकर साहब ने आंसर दिया है ए सही होगा, बिल्कुल सही है। इसमें ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 1 3 4 2। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो हमारा पश्चिमी घाट है, उस पश्चिमी घाट में 4 दर्रे हैं। देखिए अगर हम बात करें तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत, इसमें यहां पर एक याद रखिए पश्चिमी घाट पर्वतमाला फैली हुई है। इधर की साइड पूर्वी घाट पर्वतमाला है जो कटे फटे रूप में है, और पश्चिमी घाट पर्वतमाला बिल्कुल सतत रूप में फैली हुई है। इस पश्चिमी घाट पर्वतमाला में याद रखना 4 दर्रे हैं। इस पश्चिमी घाट पर्वतमाला में याद रखना 4 दर्रे हैं, और उन 4 दर्रों का सही क्रम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताना है। और इनका सही आपको आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट करिए। तो याद रखना इसका सही क्रम होगा, सबसे पहले थालघाट है, सबसे पहले थालघाट, फिर भोरघाट, उसके बाद पालघाट, और फिर सिनकोट। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। थालघाट भोरघाट दोनों महाराष्ट्र के अंदर है, याद रखिए। ये दोनों कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। और ये दोनों कहां पर हैं? केरला के अंदर है। ये दोनों केरला के अंदर है, पालघाट और सिनकोट जो है। जबकि थालघाट और भोरघाट कहां पे है? केरला में है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने भी ए इसमें लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। बीजी अंबेडकर साहब कह रहे हैं ए को लॉक कर दो, बिल्कुल सही है। मनीषा जी प्रजापत कह रहे हैं कि मैं लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रही हूं। बिल्कुल आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। आप ये जो है इनकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, और आप जो है इनको घर पर भी आसानी से सोल्व कीजिए। आपको देखिए मैं इतना अच्छा मैटर दे रहा हूं, 15,000 क्वेश्चन आपको दूंगा मैं। एग्जामिनर कहां से देगा? हम कुछ संभावना ही नहीं छोड़ेंगे। और देखिए अगर हमें सिलेक्शन देना है तो देखिए हमें तैयारी करनी होगी। इन 15,000 प्रश्नों को अगर आप अच्छे से रट लेते हैं तो देखिए लैब असिस्टेंट कहीं जाने वाला नहीं है। जी गरिमा जी सैनी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है, और प्रश्न क्या है जल्दी से आपको बताना है कि मुंबई से नासिक जाने का मार्ग कौन सा दर्रा प्रदान करता है? मुंबई से अगर नासिक जाना है तो कौन से दर्रे से होकर जाओगे? तो मुंबई से नासिक जाने के लिए कौन से दर्रे से जाना पड़ता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जी बिल्कुल, मुंबई से नासिक जाने के लिए थालघाट दर्रे से जाना पड़ता है। थालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? याद रखिए मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और उसके बाद में ये दर्रा जो है इसी रास्ते से आगे कोलकाता भी जाया जाता है। कोलकाता जाने, मुंबई से अगर कोलकाता जाते हैं तो पहले मुंबई से नासिक, नासिक से कोलकाता, और यहीं से पहले मुंबई से नासिक, नासिक से दिल्ली भी जाया जा सकता है। तो याद रखिए मुंबई से दिल्ली जाने के लिए
या फिर मुंबई से कोलकाता जाने के लिए कौन से दर्रे से जाना होगा? हाँ जी बिल्कुल, थालघाट दर्रा है। बीजी अंबेडकर जी ने आंसर लिख दिया है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। कल पुनः हमारी मुलाकात जो है वो 8 बजे होगी। अभी 9 बज गए हैं और अभी ऑफलाइन क्लासेस का समय जो वो हो गया है। तो हम कल फिर मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। देखिए संडे वाले दिन जो है एक लंबी क्लास लेने की हम कोशिश करेंगे, 4-5 घंटे की। उस वक्त आप जुड़िए, एक बड़ी मैराथन क्लास इसकी लेने की कोशिश करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड। गरिमा जी सैनी ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है गरिमा जी आपका। और आपने थालघाट लिखा है, थालघाट जो है वो मुंबई से नासिक जाते हैं, नासिक से फिर दिल्ली और कोलकाता जाया जाता है। बीजी अंबेडकर जी लिख रहे हैं कि बहुत अच्छे प्रश्न। बिल्कुल, मैं जब सुबह उठता हूं, मुझे जब ईश्वर ने शिक्षक का पेशा दिया है तो मैं इस बात की कोशिश करता हूं कि मैं इतना अच्छा अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं कि भविष्य में कभी उनसे मिलूं तो उनसे आंखों में आंखें डाल के बात कर सकूं, न कि सिर झुकाकर निकल जाऊं आगे। तो इसलिए मैं जब सुबह उठता हूं तब से लेकर जब तक रात को सोता हूं तब तक अपने विद्यार्थियों के लिए सोचता हूं, तब तक अपने विद्यार्थियों के लिए मेहनत करता हूं। और क्या कि लगातार जो है वो अच्छे प्रश्न बनाना है, कौन सा प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रश्न कौन से एग्जाम में आया था, ये सारी पूरे दिन इसी तैयारियों में ही लगा रहता हूं। बिल्कुल, बीजी अंबेडकर जी कहते हैं कि आप भारतीय भूगोल की पूरी लंबी कक्षा लेकर आओ। बिल्कुल ऐसा ही मैं सोच रहा हूं अभी, क्योंकि ये सब चीजें तभी समझ में आएंगी जब आपको पूरा एक्यूरेट आपको मैप पे दर्शाया जाएगा। मैं थ्रू मैप टू की डिस्क्रिप्टिव क्लासेस जो हैं अभी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेस बन जाए इसके लिए प्रश्नोत्तरी शुरू की गई है। आप लोगों से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। हम फिर कल सुबह हमारी मुलाकात होगी 8 बजे, और उससे पहले शाम को 8 बजे जो है वो हम मिलेंगे राजस्थान जीके के साथ, क्योंकि आपके लैब असिस्टेंट में राजस्थान जीके भी आने वाला है। तो राजस्थान जीके के साथ मिलते हैं इवनिंग में 8 बजे, और मॉर्निंग में हम 8 बजे मिलते हैं ज्योग्राफी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।